साहब भीमराव अंबेडकर ने एक आदर्श समाज की भी कल्पना की और उन्होंने लिखा है, एक उनका आर्टिकल है, उसमें मेंशन किया है कि माय आइडियल वुड बी ए सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उन्होंने कहा है कि हमारा यह आदर्श है। और हमारा जब भारत का संविधान जब बनने लगा तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो उन्होंने ये तीन शब्द लिए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तो डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक और सामाजिक जीवन दर्शन को इतना प्रभावित किया था कि उन्होंने भारत के संविधान के प्रियम्बल में इसे शामिल किया और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा माना जाता है। आज भी हम उसकी आत्मा मानते हैं। यह उन फंडामेंटल वैल्यूज और जीवन दर्शन को समाहित करता है जिसके आधार पर हमारे संवैधानिक ढांचे को खड़ा किया गया है। वैसे तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, अध्यक्ष महोदया, यह माना था कि यह प्रियम्बल जो होता है, जो प्रस्तावना है, वह भारत की संविधान की आत्मा है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक ऐसी उनकी कल्पना थी, एक ऐसी सोच थी। लेकिन इसके बावजूद, अब क्षमा कीजिएगा, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, 42वां संशोधन किया गया, प्रियम्बल में परिवर्तन किया गया। मैं समझता हूं सोशलिस्ट और सेकुलर जिन दो शब्दों को रुकिए, बात पूरी सुन लीजिए। सोशलिस्ट और सेकुलर, इन दो शब्दों को जो है उस भारत के संविधान के प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया। मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं उसे नहीं मानता हूं। जो हुआ, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। इट विल नॉट बी लाइक दिस। आप अपने समय में बोलो ना प्लीज। नहीं, मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के आप बोलो ना, रात तक चर्चा करें। भारत के संविधान के प्रति बराबर हमारी प्रतिबद्धता रहनी चाहिए। इस प्रतिबद्धता में कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं इसकी चर्चा करना चाहूँ। प्लीज नो, he is not yielding. अहमद जी प्लीज, he is not yielding. नो, बैठिए ना, वो बैठे नहीं है। ऐसा प्रश्नोत्तरी नहीं है ये, वो बैठ रहे हैं तो बोलो। आर यू yielding? जी खड़गे जी, मैडम 1 मिनट, 1 मिनट। आपके लिए नहीं, खड़गे जी के लिए बैठ गए। सो आप बहुत दीर्घ भाषण दे रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा भाषण तो स्पीकर जी का हुआ, क्योंकि उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर करे। लेकिन ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स है, ये नए जो जुड़े गए 1942 अमेंडमेंट्स के तहत, इस पे आपकी थोड़ी आपत्ति है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सोशलिस्ट वर्ड, सेक्युलर वर्ड डालना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के वातावरण में उनको वो किया नहीं गया। जैसा कि सुनो, अरे बहुत से लोग आपके भी, जैसा कि हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त किसी ने अपोज किया। क्या उसके नाम बताऊं मैं पूरे? तो इसीलिए आप वो टीका टिप्पणी करके छोड़ दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर का 125वां जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अच्छे बात बोलिए ताकि ऐसे कंट्रोवर्शियल मत हो। डॉक्टर बाबा साहब इस देश से भागना चाहते थे, वो तो मूल भारतीय थे। आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं। हम भागने वाले नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले लोग हैं, इस देश को रक्षण करने वाले लोग। हम 5000 साल मार खा के यहाँ बैठे हुए। प्लीज खड़गे जी, नाउ दिस इज ओवर, प्लीज 1 मिनट। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि पूरा दिन बोलना है। आप अपने अपने समय में, ये अच्छा नहीं है। एक बहुत गंभीर बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई बहस नहीं है, और इसलिए आप सबको मौका मिलेगा। आप अपनी बात उस समय रखिएगा, मगर ये कोई बहस, वाद विवाद नहीं। प्लीज, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, नॉट फॉर यू। प्लीज, दिस इज नॉट अ वे। प्लीज, आप सबको निवेदन है। अध्यक्ष महोदया, प्लीज
अध्यक्ष ये अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि हमारे नेता कांग्रेस दल ने बिना मेरी पूरी बात सुने उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। मैंने कहा, देखिए, जितना मैं जानता हूं, जानते तो आप भी होंगे, कि संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि प्रियम्बल, जो भारत के संविधान की आत्मा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक ऐसी उनकी सोच थी। और उस सोच के बावजूद 42वें संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया। मैं यह मानता हूं कि सोशलिस्ट और सेकुलर यह शब्द यदि आवश्यक रहा होता तो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के प्रियम्बल में उसी समय सोशलिस्ट और सेकुलर इन शब्दों का जो है प्रयोग किया होता। बहस नहीं करे, आप बोले अपना समय आएगा तो। क्यों? नाउ दिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। बाबा राजनाथ जी का भाषण ये नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, अध्यक्ष महोदया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसलिए सोशलिज्म और सेकुलरिज्म इन शब्दों का प्रयोग संभवतः इसलिए नहीं किया था कि वह मानकर चलते थे कि यह भारत की जो मूल प्रकृति है, भारत का जो मूल स्वभाव है, उसमें ही यह समाहित है, अलग से इसका प्रियम्बल में उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भारत के संविधान की जो आत्मा, जो जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, मैं उसका यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा। प्रियम्बल का पहला शब्द है, अध्यक्ष महोदया, सॉवरेन। सॉवरेन अर्थात संप्रभु, जिसका अर्थ होता है अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखने में सक्षम। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व का एकमात्र देश है जो इतिहास के अज्ञात काल से आज तक तमाम झंझावातों को झेलने के बावजूद अपने मूल रूप में विद्यमान है। और शायद इस हकीकत को समझते हुए ही इकबाल साहब ने जो लिखा है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। शायद यही सोचकर, इन्हीं सब सारी बातों को सोचकर अंबेडकर साहब ने कुछ जिन चीजों का उल्लेख बाद में किया गया है, उन्होंने उस समय उल्लेख नहीं किया था। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन सॉवरेन सिविलाइजेशन यदि किसी की है तो हमारे भारत की है, और हम सबकी सॉवरेन सिविलाइजेशन है, यह हम अध्यक्ष महोदया कह सकते हैं। दूसरे शब्द का जो प्रयोग किया है वह डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतंत्र है। और इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे कि भारतीय समाज के मूल स्वभाव में ही लोकतंत्र विराजित है। मैं कहता हूं कि जाकर भारत के प्राचीनतम इतिहास को यदि कोई देखे, उस पर यदि वह नजर डाले, तो मैं समझता हूं कि भगवान राम से बड़ा डेमोक्रेटिक और कौन हो सकता है। माने समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति के द्वारा उंगली उठाने पर उन्होंने अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने पर मजबूर कर दिया था। यह जो भारत के प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों का ध्यान रखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना यह भारत के संविधान का प्रियम्बल तैयार किया था। अगला शब्द है रिपब्लिक, यानी गणतंत्र। हम यदि अपने वेदों में देखें, यदि मैं वेद की चर्चा करूंगा तो कुछ लोगों को यहां पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन नहीं होगी, नहीं आपत्ति है तो शांत रहिए। अध्यक्ष महोदया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए इस रिपब्लिक शब्द का प्रयोग प्रियम्बल में किया था। वह जानते थे कि विश्व के प्राचीनतम गणराज्य वैशाली से दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में संत बासवनना द्वारा स्थापित अनुभव मंडप यदि कहीं पर है तो भारत में है, और इसके पहले इस प्रकार के प्राचीनतम गणराज्य दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगे। इसलिए उन्होंने रिपब्लिक इस गणराज्य शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। जहां तक सोशलिस्ट शब्द का अर्थ का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसके एक मंशा इसके पीछे यह रहती है कि आर्थिक समरसता होनी चाहिए। आर्थिक समरसता समाज में बनी रहे, इसके लिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ऐसे वैल्यूज हैं, ऐसे मूल्य हैं कि यदि मैं चर्चा करूं,
तेन तथ्येन भुंजिता, यानी हमको भोग करना चाहिए, उपभोग यदि करना चाहिए तो त्याग पूर्वक करना चाहिए। यह सब सारे मूल्य यदि कहीं पर विद्यमान है तो वह भारत की संस्कृति में ही यह सब सारे मूल्य यहाँ पर विद्यमान हैं। इसलिए इस हकीकत को वह समझते थे, इसीलिए उन्होंने शायद सोशलिस्ट इस शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के प्रियम्बुल में उन्होंने नहीं किया। और भारत की तो परंपरा भी है अध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि यहाँ उसी की पूजा होती है, उसी की सर्वाधिक मान्यता रहती है जो त्याग करता है। यदि मैं नेताओं में यदि देखूं, मैं किसी नेता के संबंध में नहीं कहना चाहता हूं कितना पॉपुलर रहा है, कम रहा है कि अधिक रहा है, इन सब सारी चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सर्वाधिक मान्यता यदि रही है तो महात्मा गांधी की मान्यता रही है आजादी हासिल होने के पहले और आजादी हासिल होने के बाद, क्योंकि उनका त्यागपूर्ण जीवन रहा है, इस कारण जो है उसकी मान्यता रही है। मैं सेकुलर शब्द के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, सेकुलर शब्द का जहां तक है, यह आज मैं कह सकता हूं कि आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है, सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। इसमें क्या हमारा यह कहना है कि यह दुरुपयोग रुकना चाहिए। सेकुलर का जो औपचारिक अनुवाद हुआ है, भारत के संविधान का अनुवाद होते हुए जो औपचारिक अनुवाद है, सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं। भारत का धर्म ही स्वयं में पंथ निरपेक्ष है, स्वयं में ही भारत का धर्म यह अपने में स्वयं, इसलिए इस हकीकत को भी वह समझते थे। इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग खड़गे साहब भारत के प्रियम्बल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। वह उस समय भी बहुत सारी पूजा पद्धतियां थी, उस समय भी बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले, उनके प्रति आस्था रखने वाले लोग यहां पर थे, लेकिन उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब भारत का ये चरित्र ऐसा पहले से ही पंथ निरपेक्ष कैसे रहा है अध्यक्ष महोदया, इसके बारे में इस सदन में भी एक बार मैं बोल चुका हूं, आज मैं फिर से उसका यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। भले ही पारसी समाज के लोग दुनिया में सभी देशों में पीड़ित हुए हों, लेकिन सर्वाधिक सम्मान पारसी समाज को यदि किसी देश ने दिया है तो केवल और केवल भारत ने दिया है। दुनिया के अन्य देशों में वह सम्मान नहीं मिला है, इसे वह पारसी समुदाय भी स्वीकार करते हैं। यहूदी समुदाय के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया, यहूदी समुदाय इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद उन्होंने जो इतिहास लिखा है, उस इतिहास में इस बात का उल्लेख उन्होंने किया है कि दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक सम्मान यदि यहूदी समाज को कहीं पर मिला है तो केवल और केवल भारत देश में मिला है। उन्होंने इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद जो इतिहास लिखा है उसमें इस बात का उल्लेख किया है। और इतना ही नहीं, जहां तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के कुल मिलाकर 72 फिरके होते हैं, 72 फिरकों से अधिक फिरके मुस्लिम समाज के नहीं हैं। 72 के 72 फिरके इस्लाम को मानने वाले किसी देश में प्राप्त नहीं होते हैं। यदि 72 के 72 फिरके यदि मिलते हैं तो दुनिया के इकलौते देश केवल भारत में मिलते हैं अध्यक्ष महोदया, और कहीं नहीं मिलते। इस हकीकत को इस हकीकत को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं किया। यदि बोलचाल की भाषा में सेकुलर शब्द का प्रयोग जो प्रायः धर्मनिरपेक्ष किया जाता है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, आपके आसन के ऊपर भी धर्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा है, इसका मतलब इसे भी निकाल देना चाहिए। हमारा यह निवेदन है, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देश अथवा समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप बोलिए। मैं अध्यक्ष महोदया, मैं
अटल जी के शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि उन्होंने कहा जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे अपने घर का समय में खुला बोलिएगा ना, द्वार, मैं अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। यानी जो आना चाहते हैं आए, हम सबको स्वीकार करने को तैयार हैं। यह एक भारत की परंपरा रही है। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी इस कविता में किया है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा ही नहीं है, बल्कि वह भारत की आत्मा का एक अस्थायी प्रतिबिंब है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। जी आप बोलिए। राजनाथ जी आप अपनी बात बोलिए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, केवल आपका भाषण जा रहा है। नेताओं से कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो इसीलिए कह रहा हूं कि मैं समझता हूं संविधान को संविधान के रूप में, एक पवित्र ग्रंथ के रूप में लिया जाना चाहिए। संविधान की प्रेम्बुल के किसी शब्द का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इन सब सारी चीजों का यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही जो कुछ भी उस समय किया होगा, लेकिन फिर भी इन सब सारे शब्दों के राजनीतिक दुरुपयोग के कारण ही जो हम सामाजिक सौहार्द, जो सांप्रदायिक सौहार्द हम इस देश में कायम करना चाहते हैं, उसमें कहीं न कहीं से कठिनाई पैदा हो रही। इसलिए मैंने जानबूझकर यहां पर इसका उल्लेख किया। जैसा आपने कहा था अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि भारत, आप अपने समय में बोलिए, आपको उतना ही समय मिलेगा। नो आई एम सॉरी, बैठिए प्लीज। भारत का संविधान अध्यक्ष महोदय फ्लेक्सिबल है। भारत का संविधान स्ट्रांग है। आप अपने ओपनिंग रिमार्क में यह कहा है, और मैं यह मानता हूं कि भारत का संविधान वर्केबल भी है और यह बहुत ही पवित्र है। और बाबा साहब मानते थे कि भारत का संविधान लिखे हुए शब्द नहीं है, बल्कि ये ऐसे प्रभावी उपकरण हैं जिसकी ताकि समाज के सभी वर्गों को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। यह उनकी सोच है। अरे बैठिए ना, आपकी नेता बोलेगी ना। और अध्यक्ष महोदय, आपकी नेता भी बोलने वाली है। बैठिए, कुछ समय वो बोलेगी, आप बैठिए। शी विल स्पीक। नो प्लीज, इट इज नॉट द वे। नो प्लीज, आपकी तरफ से भी लोग बोलेंगे, उस समय बोलो। ऐसा क्या होता है? किसी को मना नहीं है ना, ये चर्चा चल रही है ना। दिस इज नॉट द वे। नो, आपके भी नेता बोलेगी ना। आपको विश्वास नहीं है? अध्यक्ष महोदय, सब बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा है, मैं उसी का यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि विशेष रूप से शोषित, वंचित और दबे कुचले पिछड़े वर्गों के लिए